हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नोई टॉल पर। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज अपने करंट अफेयर की सीरीज का डे 33। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिछला लेक्चर जो था कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स, उसको भी वॉच करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है लिखा है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने समर्थ कार्यक्रम के जरिए देश भर में 6 लाख से अधिक विक्रेताओं को ऑनलाइन मंच पर लाने की योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल या तो फेसबुक। आइए देखते हैं, इसका सही आंसर फ्लिपकार्ट है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्लिपकार्ट अपने समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में 6 लाख से अधिक कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों के लिए कार्य कर रहा है और उन्हें ऑनलाइन मंच से जोड़ने की तैयारी में है। समर्थ कार्यक्रम पिछले साल लॉन्च किया गया था, जिसमें फ्लिपकार्ट ने 5 गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के साथ भागीदारी की थी, ताकि कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए ऑनलाइन बाजार का उपयोग करने में भी मदद मिल सके। इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम यानी वॉलमार्ट वृद्धि के माध्यम से एमएसएमईएस को सशक्त बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्लिप। आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि फ्लिपकार्ट। देखते हैं आज का सवाल नंबर 2। ध्रुवीय भालू आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? ऑप्शन हैं लीस्ट कंसर्न्ड, वनरेबल, एंडेजर्ड या क्रिटिकली एंडेजर्ड। तो देखते हैं, इसका सही आंसर वनरेबल होगा। एक्सप्लेनेशन। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ध्रुवीय भालू वर्ष 2100 तक विलुप्त हो सकते हैं। इस विलुप्ति का कारण जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक एक अन्य क्षेत्र की बर्फ का तेजी से पिघलना बताया गया है। एक अनुमान के मुताबिक अपने प्राकृतिक आवास में लगभग 25,000 ध्रुवीय भालू ही बचे हैं। ध्रुवीय भालू आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में शामिल हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा वनरेबल। और नेचर क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो एक बुक प्रकाशित है, उस पर 2100 सदी तक ये भालू पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वनरेबल। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री ने किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है? ऑप्शंस हैं 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त या 3 अगस्त। तो देखते हैं इसका सही आंसर इसके एक्सप्लेनेशन में। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला दिवस अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। इसलिए आज केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने इस दिवस को मनाने के लिए भागीदारी की और पूरे देश में यह दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत मुस्लिम वुमेन यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड मैरिज एक्ट 2019 की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए की गई है। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की सामाजिक बुराई से मुक्त करने के लिए लाया गया है। ये कानून किसके लिए लाया गया है? मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से यानी सामाजिक बुराई से मुक्त करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अगस्त। देखते हैं आज का सवाल नंबर 4। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं वीरेंद्र सहवाग, सरदार सिंह या मुकुंदम शर्मा या वेंकटेशन देवराजन। तो इसका सही आंसर है मुकुंदकम शर्मा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा हैं। इस समिति के सदस्यों में भारतीय स्पोर्ट्स ने कई प्रसिद्ध खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट, सरदार सिंह हॉकी, मोनालिसा बरुआ मेहता टेबल टेनिस, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स और वेंकटेशन देवराजन मुक्केबाजी इत्यादि से शामिल हैं।
यह समिति राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जैसे पुरस्कारों के लिए नामों का चयन करेगी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुंदकम शर्मा। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। हाल ही में भारत के किस कंपनी ने बांग्लादेश में नए बिजली संयंत्र के लिए जापानी यूटिलिटी यानी जेरा के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं रिलायंस टावर, टाटा पावर या भेल या अडानी ग्रुप। तो देखते हैं इसका सही आंसर रिलायंस पावर। रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में अपनी 745 मेगावाट की गैस आधारित बिजली परियोजना के लिए जापानी यूटिलिटी यानी जेरा के साथ मिलकर ऋणदाताओं के एक समूह के साथ $642 मिलियन के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना ढाका से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित एक नेचुरल गैस कॉम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट से संबंधित है। इस परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी में रिलायंस पावर की हिस्सेदारी 51% है, जबकि जेरा की हिस्सेदारी 49% है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा रिलायंस पावर, और जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिलायंस पावर। देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। अम्फान नामक चक्रवाती तूफान ने हाल ही में किस क्षेत्र में दस्तक दी है? ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर, ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या अराफुरा की सागर। तो इसका जो सही आंसर होगा देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन यानी बंगाल की खाड़ी। भारतीय मौसम विभाग के साइक्लोन वार्निंग डिवीजन के अनुसार हाल ही में अम्फान नामक चक्रवाती तूफान का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ है। इसकी गति 170 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इस गति के आधार पर इसे अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान यानी एक्सट्रीमली सर्वर साइक्लोन स्टॉर्म बताया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी, और देखते हैं इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बंगाल की खाड़ी। देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मई, 18 मई, 19 मई या तो 20 मई। तो इसका सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस विश्व प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का उद्देश्य इस तथ्य पर जागरूकता बढ़ाना है कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है। 1977 से हर साल आईकॉम यानी द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 मई। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देशों के समूह में शामिल नहीं है? ऑप्शन है एस्टोनिया, लिथुआनिया या बेलारूस या लातविया। तो इसका सही आंसर होगा बेलारूस। देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में इसका सही आंसर क्या होगा। बाल्टिक देशों के समूह में कौन नहीं शामिल है? बाल्टिक देशों के समूह में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए जो कदम उठाया है उसे ट्रैवल बबल के रूप में जाना जा रहा है। ट्रैवल बबल बनाने का अर्थ उन देशों या राज्यों को फिर से जोड़ना है जिन्होंने कोरोना महामारी को रोकने के लिए घरेलू स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे बबल के माध्यम से सदस्य देश या क्षेत्र आपस में व्यापार संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं और यात्रा एवं पर्यटन जैसी गतिविधियों को भी फिर से शुरू कर सकते हैं। ये तीनों बाल्टिक देशों यूरोपियन और यूनियन के सदस्य हैं और इन देशों ने कोरोना महामारी के नियंत्रण में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेलारूस। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 9। खबरों में रहे शब्द हेको
का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एक रोबोट, एक अंतरिक्षयान, या एक लिपि का नाम, या एक व्यक्तिगत टाइम्स? तो इसका सही आंसर है एक व्यक्तिगत स्टाम्प्स। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। हेको एक व्यक्तिगत स्टाम्प या मुहर है जिसका संबंध जापान से है। जापान में कोविड-19 के केसेस की संख्या लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। ऐसे में हेको ट्रेडिशन आलोचना के घेरे में आ जा रहा था। कई इंडस्ट्री लीडर्स ने हेको मुहर का उपयोग बंद कर डिजिटल मुहर लाने की बात कही। हेको एक व्यक्तिगत मुहर है जो अन्य देशों के सिग्नेचर के बराबर माना जाता है और कई लेन देन का एक अनिवार्य हिस्सा भी होते हैं। छोटे साइज के गोलाकार अथवा चौकोर आकार के इस मुहर को स्टैम्प पैड के जरिए गीला कर छापा जाता है। दोस्तों, हेको क्या है? व्यक्तिगत स्टाम्प या मुहर है जिसका संबंध किससे है? जापान से है। और बता दें, इस स्टाम्प पैड को सुकनी भी कहा जाता है। जब यह स्टाम्प किसी दस्तावेज पर छापा जाता है तो उसे इंकॉन कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक व्यक्तिगत स्टाम्प। आज का लास्ट क्वेश्चन और सवाल नंबर 10। एतालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, केरल या गोवा। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि इसका सही आंसर कैसा होगा। एतालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य की दिबांग वैली जिले से है। दरअसल बीते दिनों संरक्षणवादियों के एक समूह और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पूर्व सदस्यों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक पत्र लिखकर इस परियोजना के लिए एक उपसमिति द्वारा दी गई मंजूरी को अस्वीकार करने की मांग की है। संरक्षणवादियों के अनुसार इस प्रोजेक्ट से जैव विविधता को गंभीर खतरा है और प्रोजेक्ट से संबंधित पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में कई तथ्यों की अनदेखी की गई है। इसके अनुसार इससे प्रभावित होने वाले 25 विश्व स्तरीय स्तनपायी और पक्षी प्रजातियों को नुकसान पहुंचेगा, साथ ही लगभग 2.7 लाख पेड़ काटे जाएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।